18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए फिर हुई वैक्सीन की कमी। आज पटना के 36 केंद्रों पर ही लगेगा 18+ को टीका। ग्रामीण क्षेत्रों में बंद रहेगा टीकाकरण। बिहार में हर दिन 1.5 लाख कोरोना टेस्ट का निर्देश। सीएम नीतीश कुमार ने दिए दिशा निर्देश। सभी जिला अधिकारियों से कही गांव पर नजर रखने की बात। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग। संक्रमण के मद्देनजर 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। बिहार में 1 जून तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। और झारखंड में कोरोना वायरस से 33 संक्रमितों की मौत। बीते 24 घंटे में सामने आए 1345 नए मामले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। चेहरे पर मास्क, कंधे पर बैग, घुटनों तक पैंट। बस स्टैंड की तरफ जाते समय प्रवासी मजदूर की तस्वीर पिछले साल के लॉकडाउन की याद दिला रही है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में काम कर रहे ये मजदूर कोरोना संक्रमण की वजह से फरवरी से ही बेरोजगार होकर अपने अपने घरों की ओर लौटने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि करीब 2 महीने से लॉकडाउन के दौरान काम पूरी तरीके से बंद हो गया। जमा पूंजी मकान किराया और खाने में खर्च हो गई। ऐसे में भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। इसलिए घर लौटने के अलावा उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। जिस तरीके से देश भर में लगातार लॉकडाउन लगाया जा रहा है, ऐसे में जो प्रवासी मजदूर हैं, पिछले साल की तरह इस साल भी उनके सामने भुखमरी की समस्या आ गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शशांक, जिस तरीके की स्थिति पिछले साल हमने देखी, जो तस्वीरें हमने पिछले साल देखी कि किस तरीके से जो प्रवासी मजदूर है वो अपने अपने गांव लौटने लगे, इस साल भी वैसी ही तस्वीर सामने आई। इस साल भी लोगों का वही दर्द दिखाई दिया, लेकिन सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई, इनको लेकर मजदूरों का लगातार यही कहना है कि हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई। हम पिछले साल भी भूखे थे और इस साल भी हमारा पूरा परिवार भुखमरी से जूझ रहा है। देखिए राखी, बिहार के सामने बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। वो हो जाती है कि जब इस तरह की आपदा आती है, नहीं पिछले साल अगर 2020 का कहा जाए तो जैसे ही बिहार में पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया तो बिहार के मजदूर जो खास करके बिहार के मजदूर जो पूरे देश में फैले हुए हैं, वो अचानक अपने घरों की तरफ लौटने लगे। और उस बार की जो स्थिति थी, उस बार तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, चाहे रेल हो या फिर बसें हो, तमाम चीजें बंद कर दी गई थी। तो आपने देखा होगा वो मंजर की पूरे दिल्ली से हो, मुंबई से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, तमाम जगहों से लोग पैदल अपने घरों को निकल लिए थे। बिल्कुल। इस बार कहीं न कहीं वो स्थिति नहीं थी कि लोग पैदल निकले हैं, लेकिन बहुत अंतर नहीं है रखा, क्योंकि इस बार जो लोग लौटे हैं, उनके सामने भी जब अपने घर पहुँचे, हालाँकि इस बार ट्रेनों से घर पहुँचे हैं, तमाम साधनों से घर पहुँचे हैं, क्योंकि सरकार ने पिछले बार से सबक लेते हुए इस बार ये कोशिश की थी कि ये मंजर ना सामने आए कि एक पूरी नेगेटिव इम्प्रेशन पूरे देश, पूरे दुनिया में बना था बात का। तो तमाम लोग अपने घर तो आ गए थे, घर पहुँच गए हैं, लेकिन घर आने पर फिर वही समस्या हो गई है कि उनके पास रोजी-रोटी नहीं है और घर में भी उनके पास कोई संसाधन नहीं है, इसीलिए वो बाहर कमाने गए। ऐसे में उनके सामने सर्वाइवल की जो एक तरह से कहा कि सर्वाइवल का जो संकट है वो काफ़ी गहरा होता जा रहा है। जी। पिछले साल भी उन्होंने जो जमा पूँजी बना के रखी थी, वो गाँव में आके खर्च हो गई थी, क्योंकि गाँव में काम नहीं है। अगर उनके पास गाँव में काम होता तो शायद वो बाहर जाते ही। और बिल्कुल। तमाम ऐसे लोग हैं जो गाँव में खेती पर निर्भर रहते थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब लोग लौटे हैं तो खेती भी नहीं है। तो कहीं न कहीं जो मजदूर थे, जो बाहर की फैक्ट्रियों में काम करते थे, बाहर के जो मैन्युफैक्चरिंग हब थे वहाँ पर काम करते थे, तमाम इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, वो निश्चित तौर पर चाहे वो मुंबई में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, साउथ के कई राज्यों में हो, इन तमाम जगहों पर बिहारी लेबर बहुत बड़ी संख्या में है। ऐसे में वो लोग जब लौटे हैं, तो उनके पास हैंड टू माउथ हो गए इस वक़्त, खाने-पीने की समस्या कह दिया जाए, काम नहीं जी। है। अब बात की जाए कि सरकार का दावा क्या है? देखिए, सरकार राकेश में ये कह रही है कि मनरेगा के तहत तमाम लोगों को पिछले साल ही चिन्हित कर लिया गया था। तमाम लोगों की उनके पास लिस्ट है, जिला प्रशासन और पंचायत स्तर तक भी उनकी लिस्ट है और तमाम लोगों को काम देने का मनरेगा के तहत व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जो
काम है, जैसे बिहार में तमाम तरह के कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल कोशिश की गई थी और ये कहा गया हम्म। था कि जो लोग लौटे हैं, उनको भी यहीं पे काम दिया जाएगा और उनको कई जगहों पर एक मॉडल बेतिया में एक मॉडल बनाया गया था, जहाँ लोग बाहर से लौटे थे तो कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए वो ऊँट मुँह में जीरा कह सकते हैं इस तमाम चीज़ों को, क्योंकि जो सरकारी कवायदे हैं वो कागज़ों पे ज़्यादा ऑर्नामेंटल लगती हैं, ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। लेकिन जी। हकीकत में जो लोगों का रोज़गार का मामला है, वो आप मनरेगा से तमाम लोगों को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं पिछले साल भी बात की जा रही थी कि बिहार के अंदर रिसोर्सेज़ तैयार करने होंगे, बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। लेकिन पिछले बार की भी इसकी बात को लेकर के सरकार ने काफ़ी ज़्यादा सबक नहीं लिया गया है। हम्म। और अगर पूरा बात कहा जाए, पूरी मामले का रिज़ल्ट क्या है, तो रिज़ल्ट ये है कि जो बाहर से लाखों की संख्या में रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, जो बाहर से मज़दूर फिर घरों पर लौटे हैं, उनके हम्म। सामने इस बार कहीं न कहीं रोज़ी-रोटी का संकट काफ़ी ज़्यादा है। हम्म। बिल्कुल शशांक, जैसे कि आपने बताया कि ये तमाम लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है। हालांकि सरकार लाख लाख दावे करती है कि मनरेगा के तहत और ऐसी तमाम योजनाओं के तहत प्रवासी मजदूरों को तमाम व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, भुखमरी से अब किसी की मौत नहीं हो रही, सरकार लगातार दावे कर रही है। लेकिन बात करें अगर भागलपुर की, तो जिस तरीके से लगातार जो खाने की चीजें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनकी जिस तरीके से लगातार जो कीमतों में बढ़ोतरी की गई, वहां के जो कांग्रेस के विधायक है उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई। मजदूर लोगों का भी कहना है कि जिस तरीके से वो दूसरे राज्यों से अपने राज्य लौट कर आए हैं, ऐसे में अगर खाने पीने की चीजों के इतने दाम बढ़ेंगे तो उनके लिए जीवन जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसको लेकर भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है उसके तहत सरकार के पास अधिकार है कि जो प्राइस रेगुलेशन है उसको वो मॉनिटर कर सकते हैं, जब प्राइस को रेगुलेट कर सकते हैं, तमाम चीजों के दामों पर वो नियंत्रण रख सकते हैं। लेकिन देखिए, आमतौर पे देखा गया है कि जब मांग हम्म। बढ़ती है तो मूल्य बढ़ जाते हैं, और ऐसे में जब गाँव में बड़ी संख्या में लोग लौटे हैं, तो कहीं जी। न कहीं जो बिचौलिए हैं, जमाखोर हैं, लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं और बड़ी संख्या में चीज़ों के दाम वास्तव में बढ़ गए। और दूसरी हम्म। बात ये है कि पूरे देश के अंदर जो महँगाई दर है वो बढ़ी है, क्योंकि जब आर्थिक गतिविधियाँ ठप होती हैं कहीं न कहीं, तो ऐसे में तमाम चीज़ों की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसपे भी कमी आती है। जी। अगर फूड ग्रेन को हटा दिया जाए, तो हम्म। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो फैक्ट्री जो बनती है, उनको मज़दूर बनाते हैं, उसके बाद वो सप्लाई होती है। तो जब बिल्कुल। सप्लाई कम होती है तो चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। तो ऐसे हम्म। में तमाम ऐसी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी लिमिट कर दिया गया, इसलिए बाहर से जो आने वाली चीज़ें हैं, जो आयातित चीज़ें हैं, उनमें भी काफ़ी कमी देखी जा रही है। तो निश्चित हम्म। रूप से सरकार ने ये जो बातें कही थी कि वो सप्लाई चेन को पूरी तरह से मेंटेन रखेंगे, कहीं जी। न कहीं वो होते दिख नहीं रहा है, क्योंकि तमाम एसेंशियल कमोडिटी ऐसी हैं जिनके दाम बढ़ रहे हैं। और देखिए, हम्म। तमाम एसेंशियल कमोडिटी का जो आम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो होती है फूड प्रोडक्ट्स की, यानी खाने वाली चीज़ों की। जी। क्योंकि आपदा के टाइम पर लोग ज़्यादा इसी पे फ़ोकस करते हैं, उनकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसके जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, जिससे वो जिनकी ज़िंदगी चल सके, उन हम्म। चीज़ों की सप्लाई बेहतर हो। और सरकार कहीं न कहीं, सरकार का दावा है कि वो सप्लाई चेन को मेंटेन कर रही है, लेकिन दामों में बढ़ोतरी और ख़ास करके रूरल एरियाज़ में चीज़ों की जो कालाबाज़ारी की जाए या हम्म। स्टॉक हो जो लोग कर लेते हैं, उसके हिसाब से दामों को काफ़ी बढ़ा देते हैं। उसमें सरकारी नियंत्रण का अभाव दिख रहा है, क्योंकि सरकारी निगरानी का अभाव दिख रहा है, और इसी का फ़ायदा बिचौलिया उठा रहा है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने ये मुद्दा उठाया है, लेकिन ये मुद्दा विपक्ष ने उठाया है, लेकिन सरकार को भी देखने का विषय है, क्योंकि जो आम लोग, जो गरीब लोग बाहर से लौटे हैं, या लोग जो जी। यहाँ पर भी हैं, क्योंकि हम्म। बिहार की 70% से ज़्यादा आबादी, यानी हम्म। 80% गरीब आबादी जो है एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है, खेती पर निर्भर करती है, बिल्कुल। और अधिकांश उसमें बड़े किसान नहीं है, बल्कि किसान मजदूर। ऐसे में सरकार को ये इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। हालाँकि हम्म। सरकार ने, बिहार सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी जो लोग सरकारी राशन जिनको मिलता है, उनको राशन मुफ्त करने की व्यवस्था की गई है। राशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पे निगरानी की जा रही है, लेकिन वो हम्म। नाकाफ़ी होता है इतने बड़े परिवार के लिए। तो कहीं न बिल्कुल। कहीं महँगाई की मार, और उसके 2 कारण हैं। एक पहला है कि सप्लाई जो लाइन है, वो पूरी तरह से प्रॉपर नहीं है। आयातित चीज़ों के आने में कमी हो रही है, या अगर वो आ भी रही है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना बढ़ रहा है, हम्म। वो चीज़ें यहाँ की महँगी हो जा रही हैं। और हम्म। दूसरा, जमाखोरी और जो सरकार का जो नियंत्रण होता है मूल्य चीज़ों पर, निगरानी होती है, जिला हम्म। प्रशासन स्तर पे भी होती है और राज्य स्तर पे भी होती है, और उसके रेट चार्ट बना दिए जाते हैं। उन तमाम चीज़ों का प्रॉपर निगरानी नहीं है, और यही हम्म। कारण है कि खास करके जो गरीब लोग हैं वो लूटे जाते हैं और उनकी दिक्कतें और बढ़ रही हम्म। हैं।
जी। बिल्कुल शशांक, लेकिन जिस तरीके से लगातार सरकार ने कहा कि हमने प्रवासी मजदूरों के लिए तमाम सुविधाएं की हैं, लेकिन शशांक आप वहां पर मौजूद हैं, क्या लगता है कि सरकार ने जो सारी व्यवस्थाएं वो कर ली थी, इसके अलावा जिस तरीके से योजनाएं कागजी रह गई, धरातल पर कुछ नहीं हुआ, तो किस तरीके से अब सरकार को प्रवासी मजदूरों के लिए क्या कोई और नई योजना बनानी चाहिए? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर बिहार झारखंड से ही आते हैं और ऐसे में इतने सारे प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं, उनके परिवार हैं, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि भुखमरी के हालात अब हमारे सामने खड़े हो गए, लेकिन सरकार कुछ नहीं सुन रही है। देखिए, जो पिछले साल के आंकड़े बताते हैं करीब बिहार में 25 लाख के करीब मजदूर वापस आए हम्म। और 25 लाख के करीब जो मजदूर वापस आए थे उनको रोजगार देने की बात कही गई थी कि बिहार में स्थानीय स्तर पे जॉब क्रिएट की जाएगी। वो जॉब जी। कुटीर उद्योग के रूप में हो सकते थे, वो जॉब रोड कंस्ट्रक्शन जो हो रही थी या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम बिहार में हो रहे थे उनमें उनको अप्लाई कराना है, उनको उसमें प्राथमिकता देकर उनको काम देना है। तमाम जो छोटे बड़े ठेके होते हैं उनमें उनको पार्टिसिपेशन होनी है। उसके हम्म। अलावा तमाम जो कुटीर उद्योग होते हैं, जैसे भागलपुर में सिल्क का हो सकता है, हथकरघा का हो सकता है, पश्चिम चंपारण में या कोसी क्षेत्र में मखाना का उद्योग हो सकता है, उत्पादन हो सकता है। इन तमाम चीज़ों के जो काम में उनको प्रशिक्षित किया जाना और फिर उनको पूँजी देकर वो काम शुरू कराना, ये हम्म। तमाम व्यवस्थाएँ पिछले साल सरकार के द्वारा घोषित की गई थी। लेकिन ज़मीनी हकीकत की बात की जाए राखी, तो कहीं भी कुछ एक बातों को अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए, तो बहुत सारे लोग लाभान्वित नहीं हुए हैं और वो जितने लोग यहाँ पर पिछले साल 25 लाख के करीब जो लोग आए थे, वो फिर से काम धंधों को लेकर दिल्ली हो, बम्बई हो या जहाँ भी मुंबई हो, जहाँ भी उनको वो काम करते थे, वो वापस लौट जी। गए थे। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था कि फिर 1 साल के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, 8 महीने के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और वो हम्म। लोग फिर लौट आए हैं। तो जो लोग वापस काम में चले गए थे, वो लोग किसी तरह के उद्योग लगाने में, किसी तरह के काम में, किसी तरह के स्थानीय स्तर पर जो जॉब क्रिएट करने की बात की थी, उनमें हम्म। उनका पार्टिसिपेशन नहीं था। तो ऐसे में स्थितियाँ फिर वहीं पर आके खड़ी हुई हैं, जो पिछले साल थी। वो लोग फिर आ गए हैं और उसी स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ पर बिहार सरकार ने जो जॉब क्रिएट करने की बात की थी, वो क्रिएट नहीं हो सके या वो लोग खुद ही वापस लौट गए थे, इसलिए उनकी वजह से उनको काम नहीं मिला, वो अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी यहाँ पर नहीं बसा सके। तो हम्म। हर बार यहाँ से उजड़ते हैं और फिर जाकर दूसरी जगह काम करते हैं, फिर उजड़ कर यहाँ आते हैं। ऐसे में जो स्थायीपन है, वो नहीं आ पा रहा है। तो सरकार के सामने भी कहीं न कहीं राखी मुश्किलें आती हैं कि जब लोग ही नहीं है, तो उनको कैसे ट्रेन किया जाए और उनको कैसे जॉब क्रिएट किया जाए। और जो लोकल स्तर पे जॉब की बात की जा रही थी या लोकल स्तर पर रोज़गार की बात की जा रही थी, मैं रोज़गार की बात करूँगा, जॉब और रोज़गार थोड़ा अंतर है। तो जो रोज़गार क्रिएट करने की बात की जा रही थी, बनाने की बात की जा रही थी, उसमें दोनों तरफ से कहीं न कहीं लीकेज हुए हैं और उसका खामियाजा ये है कि इस बार फिर वही स्थिति है जो पिछले साल। जिस तरीके की स्थिति हमने पिछले साल देखी, वही स्थिति अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ जो जिस तरीके से सरकार ने कहा है, कुछ स्थिति इस बार बेहतर है, क्योंकि इस बार जो प्रवासी मजदूर है वो पैदल आते नहीं दिखाई दिए। लेकिन जिस तरीके से सिर्फ प्रवासी मजदूर नहीं शशांक, बिहार में बेरोजगारी दर इस वक्त बहुत ज्यादा है। तो सिर्फ प्रवासी मजदूर नहीं, जो अन्य युवा है उनके सामने भी रोजगार का एक बड़ा संकट खड़ा है। जी बिल्कुल, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में जो 80% लोग सिर्फ खेती पे निर्भर हैं। हम्म। अधिकांश लोग जो बाहर गए हैं। तो बिहार के अंदर इस वक्त बिहारी नहीं, पूरे देश में आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते थे वो भी घर पे बैठ गए हैं। तो कहीं न कहीं एक बड़ी संख्या में जो आबादी है वो बेरोज़गार है इस वक्त, उनके सामने काम की समस्या है। अधिकांश लोग शहरों में रहते, किराए पे रहते थे, कोई प्राइवेट जॉब करते थे, वो भी गाँव की तरफ लौट गए हैं। तमाम लोग इस वक्त अपने-अपने गाँव में हैं, अपने-अपने घरों में हैं। लेकिन बिल्कुल। सबसे बड़ी संकट है कि आखिर वो सर्वाइव कैसे करें? बिल्कुल। क्योंकि जो खेती है, वो सारे लोग खेती के लिए हैबिचुअल नहीं है। बहुत सारे लोग जिनके पास अपने खेत भी है, लेकिन वो खेती नहीं करते हैं या जिनके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो खेती उनके पास है ही नहीं। अगर गाँव आ गए तो करें तो क्या करें? तो हम्म। ऐसे में निश्चित रूप से सिर्फ प्रवासी मजदूर ही नहीं, बल्कि एक बड़ी आबादी बिहार की है जो बेरोज़गार है इस वक्त और पूरे देश में जब आर्थिक गतिविधियाँ ठप हैं, तो कहीं न कहीं बिहार भी उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो हम्म। देखने की बात ये है और बहुत विकट समस्या ये है कि जब अनलॉक होता है तो फिर लोग धीरे-धीरे कितने दिनों में पटरी पे वापस आ सकते हैं, क्योंकि जो पिछले साल का अनुभव कहता है, वो अभी तक लोग उभरे नहीं थे और फिर से उनके ऊपर आफत आ गई। तो बिल्कुल। कोरोना जो एक आफत है ही है, उससे बचने के सरकार ने तमाम उपाय बताए हैं। लेकिन हम्म। कोरोना के बाद जो रोज़गार और पेट का सवाल है, ये भी एक बहुत बड़ी आफत है और इससे देखिए निजात पाने में सरकार कौन-सी वैक्सीन देती है आम लोगों को, गरीब।
बिल्कुल शशांक, जिस तरीके से सिर्फ प्रवासी मजदूर नहीं बल्कि जो बिहार के पूरे तमाम युवा हैं वो भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। अब ऐसे में देखना यही होगा कि सरकार आखिर इस समस्या से कैसे निपटती है। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा गई। अब कोरोना के नए मामले भले ही नियंत्रण में आते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस महामारी के कारण जान गंवाने वालों की तादाद हर रोज बढ़ती जा रही है। कोरोना के कारण मौतों को देखते हुए झारखंड की हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से लोगों को अंतिम संस्कार के लिए मुफ्त कफन उपलब्ध कराया जा रहा है। झारखंड में मुफ्त कफन के मसले पर सियासी संघर्ष अब शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता दीपक प्रकाश ने मुफ्त कफन के लिए सोरेन सरकार पर हमला बोला है। वहीं दीपक प्रकाश के ट्वीट पर सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी पलटवार किया है। दीपक प्रकाश ने ट्वीट कर सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए मुफ्त कफन को लेकर कहा कि अजीब विडंबना है कि जहां एक और केंद्र सरकार राज्यवासियों की, देशवासियों की जान बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड की ठगबंधन सरकार जनता को फ्री में कफन बांटने में जोर लगा रही है। तो बीजेपी के नेता के ट्वीट पर जेएमएम ने पलटवार किया है और जिस तरीके से लगातार भले ही झारखंड में कोरोना की स्थिति काफी बेहतर हो गई है, लेकिन विपक्षियों का लगातार राज्य सरकार पर हमला जारी है। जिस तरीके से कोरोना के कारण मौतों को देखते हुए हेमंत सरकार के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से लोगों को अंतिम संस्कार के लिए मुफ्त कफन उपलब्ध कराया जा रहा है, तो अब वहीं इसे लेकर सियासी संघर्ष शुरू हो चुका है। बीजेपी नेता का सोरेन सरकार पर निशाना है और दीपक प्रकाश ने कहा कि अजीब विडंबना है, जहां एक और केंद्र सरकार लगातार लोगों के जीवन की रक्षा कर रही है, तो वहीं हेमंत सोरेन सरकार लोगों के लिए मुफ्त कफन की घोषणा कर रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुंदन जी, लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि झारखंड में रिकवरी रेट और जो संक्रमण की दर है वो तो घटती जा रही है, लेकिन कोरोना को लेकर जो सियासत है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अब बीजेपी नेता ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि अजीब विडंबना है कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार जीवन की रक्षा कर रही है, तो वहीं हेमंत सोरेन सरकार कफन मुफ्त में दे रही है। देखिए राखी, एक बहुत पुरानी लाइन है कि सियासत तेरे कितने नाम, कभी रहीम तो कभी कहे जाते हैं राम जी। कोरोना के इस दौर में इस बात से कहीं कोई दो राय नहीं है कि झारखंड की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के राजनीतिक मनमुटावों का नुकसान देखने को मिल रहा है, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा सहयोग की बात कर ले या जितने भी सारे मुद्दे हों। झारखंड सरकार ने जहां कोरोना वैक्सीन को आयात करने की बात कही, इसके पहले रेमडेसिविर दवाइयों को बांग्लादेश से आयात करने की बात कही गई थी। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर खुलकर यह देखने को मिला कि केंद्र सरकार का अपेक्षित सहयोग झारखंड सरकार को नहीं मिला है। यह तो सरकारों के कामकाज को लेकर और स्वास्थ्य संसाधनों को मुहैया कराने की बात है। वैचारिक तौर पर भी विपक्षी पार्टियों का सहयोग झारखंड सरकार को नहीं मिलता दिख रहा है या मौजूदा महागठबंधन सरकार को नहीं मिलता दिख रहा है। अगर विपक्षी पार्टियों की बात कर लें तो जहां एक तरफ ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू, जिसके सुप्रीमो सुदेश महतो हैं, आजसू की तरफ से किसी भी प्रकार की गतिविधि देखने को नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद राज्य में मौजूद हैं। अगर लोकसभा की बात कर लें, राज्यसभा के आंकड़ों को मिला दें तो 16 सांसद हो जाते हैं। 16 सांसदों के द्वारा जो राज्य में गतिविधियां चलाई गई हैं, एक महज गतिविधि दिखाई देती है जो अर्जुन मुंडा ने खूंटी में ऑक्सीजन निर्माण प्लांट के लिए जो अपने सांसद निधि से फंड दिया है और उसके लिए वह लगातार प्रयासरत रहे कि खूंटी में ऑक्सीजन निर्माण प्लांट
काम कर जाए। अब राज्य सरकार अपने राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों के लिए, उनके मृतकों के लिए कल्याण की अलग अलग योजनाएं शुरू कर रही है। जहां उनके इलाज के लिए योजनाओं को शुरू किया गया, वहीं पे और कह सकते हैं कि जो ऑनलाइन ऐप और पोर्टल से शुरू किए गए, इन तमाम चीजों की शुरुआत की गई। वहीं पर अब जिस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की है, वह आप कह सकते हैं कि महज राजनीति के नाम पर की जाने वाली कोशिश है। और अभी नैतिक समर्थन की जरूरत है राज्य सरकार को, लेकिन नैतिक समर्थन देने के बजाय जिस तरीके से यह छोटे मुद्दों को लेकर और बड़े मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की जाती रही है, यह थोड़ी सी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और मौजूदा काल में कम से कम राजनीति को दूर रखने की जरूरत है। बिल्कुल राखी, बिल्कुल कुंदन जी, जो मौजूदा हालात है, ऐसे हालातों में तमाम विपक्षी दलों को सरकार का साथ देना चाहिए, लेकिन विपक्षी दलों का कुंदन जी लगातार यही कहना है कि जो सेकेंड वेव है, इसमें झारखंड की तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पूरे तरीके से चरमरा गई है। जनता से झूठे वादे किए हैं जेएमएम ने, लेकिन जिस तरीके की स्थिति झारखंड में है कोरोना को लेकर, उससे तो बिल्कुल तस्वीर जो है वो उलट नजर आती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी झारखंड में नहीं दिखाई देती है। लेकिन विपक्षी दलों का लगातार यही कहना है कि जो सेकेंड वेव है, इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। देखिए राखी, आरोप लगाना और खास करके राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से यह हमने देखा है, लेकिन इन परिस्थितियों में जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको बता दें स्वास्थ्य संसाधनों में तो झारखंड ने दूसरे राज्यों के लिए जो कर दिया है वो शायद बाकी अन्य राज्यों को इनके लिए सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। जमशेदपुर और बोकारो से जितनी ऑक्सीजन की आपूर्ति बाकी दूसरे राज्यों को, लगभग 12 राज्यों को की गई है, उतने मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई बाकी किसी दूसरे राज्य ने नहीं की है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये उन तमाम राज्यों की फहरिस्त है जिन राज्यों को झारखंड से ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है, बोकारो और जमशेदपुर से। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से संसाधनों की कमी के बावजूद मौजूदा सरकार ने उसे विकसित करने की कोशिश की, तो एक तरफ कोरोना संक्रमण से लड़ाई जारी थी और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि सरकार स्वास्थ्य संसाधनों को डेवलप करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए आईसीयू, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन बेड्स, नॉर्मल बेड्स, क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, इन तमाम चीजों के इंतजाम में लगी थी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से यह रोना रोया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि झारखंड की हालात बहुत बद से बदतर है, तो 1 महीने 3 दिन 2 दिन के इस मिनी लॉकडाउन के बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, शायद हम बिहार और अन्य राज्यों से लॉकडाउन लगाने में हमने जल्दीबाजी की और उसका असर हमें जल्दी से देखने को मिला है। 27 तारीख को हमारे लॉकडाउन का यह 5वां संस्करण समाप्त हो रहा है और तब तक स्थिति को हमने नियंत्रित कर दिया है। राखी, आपको एक आंकड़ा बता दें कि राजधानी रांची के रिम्स में या और बाकी दूसरे अस्पतालों में अगर आईसीयू बेड्स की बात कर ले तो लगभग आधे से अधिक आईसीयू बेड्स अब खाली हो रहे हैं, क्योंकि संक्रमित मरीजों का आंकड़ा कम हो रहा है और लगातार स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। तो आईसीयू बेड्स के खाली होने की खबरें आ रही हैं, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स खाली नजर आ रहे हैं, अस्पतालों की तस्वीरें फिर से बदलनी शुरू हो गई हैं। तो कह यह सकते हैं कि झारखंड की स्थिति जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां बताने की कोशिश कर रही हैं, वह मौजूदा हालात कतई नहीं। जी बिल्कुल कुंदन जी, जिस तरीके से एक तरीके से राजनीतिक स्टंट यहाँ पर किया जा रहा है, तमाम विपक्षी दल राज्य सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे जांच का मामला हो, लगातार यही कहा जा रहा है कि सरकार पूरी तरीके से विफल है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है कि झारखंड
और राज्यों से झारखंड की स्थिति बेहद सही है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार घटते जा रहे हैं और संक्रमण का दर भी लगातार घटता जा रहा है, रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि विपक्षी दलों को इस वक्त साथ देना चाहिए, लेकिन सरकार के लगातार विरोध में यहां विपक्षी दल उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी। तो झारखंड में मुफ्त कफन को लेकर अब रार हो गई है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा ऐलान किया गया है कि अब कोरोना से मरने वालों को सरकार फ्री में कफन देगी, इसे लेकर बीजेपी लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। और दीपक प्रकाश ने कहा है कि अजीब विडंबना है, जहां केंद्र सरकार लोगों के जीवन की रक्षा कर रही है तो वहीं झारखंड की सरकार मुफ्त में कफन देने का ऐलान कर रही है। लेकिन झारखंड में सबसे राहत की खबर यह है कि जिस तरीके से राज्य में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया